स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सारी बड़ी अपडेट सदा के सामने मौजूद है दोस्तों। लेकिन उससे पहले बताएंगे कैसे प्रियंका गांधी ने आरएसएस के लोगों के ऊपर बलात्कार के लगे गंभीर आरोप के मामले को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाते हुए जमकर लताड़ा है दोस्तों। बताएंगे प्रियंका गांधी क्यों है नाराज, क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर आखिरकार नीतीश कुमार को सत्ता से आने की पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है दोस्तों। बताएंगे सीट बंटवारे को लेकर आंकड़े कुछ ऐसे सामने आए हैं जहां से पता चल रहा है कि नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी और एनडीए गठबंधन वालों ने ही साजिश की है। और जैसे ही जीतन राम मांझी को मात्र 6 सीट दिया गया दोस्तों, मांझी की ओर से बीजेपी और एनडीए गठबंधन के हार की दुआ की जा रही है। बताएंगे क्या उनका नया बयान सामने आया है दोस्तों। इसी के साथ में असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, तो सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बदलाव होकर रहेगा और परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पिछले 12-15 दिनों से प्रियंका गांधी केरल में ही मौजूद है दोस्तों और केरल के लोगों से मुलाकात कर रही है और स्थानीय लोगों से बातचीत के साथ साथ उनकी समस्याओं को सुनते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा टाइम बिता रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी को एक खबर प्राप्त होती है दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि केरल के अंदर आईटी सेक्टर में काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ में दुराचार किया गया दोस्तों। यानी एक लड़का जिसका नाम आनंदू अजी था, उसके साथ में आरएसएस के कैंप के अंदर दुराचार किया गया। इन आरोपों को लगाते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी जान दे दी दोस्तों और एक नोट छोड़ा है। इस नोट में डिटेल में जानकारी देते हुए बताया गया है कि इसमें संघ में काम करने वाले कई सारे लोग शामिल हैं। यानी एक पुरुष के साथ में युवा के साथ में इस तरीके का दुराचार हुआ दोस्तों आरएसएस कैंप के अंदर कि उसको अपनी जान देनी पड़ी। इस मामले पर प्रियंका गांधी की ओर से आरएसएस और पूरे तंत्र को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए कहा गया कि आरएसएस को इस मामले पर जांच पड़ताल करने की इजाजत देनी चाहिए। और जो नोट मिला है, जो मैसेज मिला है आनंदू अजी के द्वारा जो लिखा गया है, उसमें साफ तौर पर बताया गया कि संघ के कैंप के अंदर कई बार उस व्यक्ति के साथ में, उस युवा के साथ में दुराचार किया गया। और अगर यह घटना सही है तो इससे भयावह कुछ नहीं हो सकता। लाखों ऐसे युवा आरएसएस के कैंप में जाते हैं, उन सबकी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। आरएसएस को पूरे मामले पर एक्शन लेना चाहिए। इसके बाद प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया कि हमें पुरुषों के, खासकर जो लड़के हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता करनी चाहिए और इस तरीके के मामले पर शांति से नहीं बैठना चाहिए। यह दुराचार का एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पर आरएसएस के पूरे कैंपों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि इस घटना के बाद पूरा देश हिल चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन इसी चक्कर में लगाया था और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जांच पड़ताल में अगर ये पूरा मामला सही पाया गया तो तत्काल प्रभाव से केरल के अंदर आरएसएस के कैंपों को बंद करके दोबारा से बड़े बड़े ताले लगा देने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संगठन में किसी भी युवा के साथ कुछ दुराचार ना हो। अगर आप भी इस बात पर समर्थन करते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी ने सही मुद्दा उठाया है, आरएसएस को इस मामले पर जवाब देना पड़ेगा, यह काफी गंभीर मामला है, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी अपने देश के युवाओं की सुरक्षा के लिए चिंतित है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर पप्पू यादव का एक बड़ा दावा आया है। पप्पू यादव ने बताया कि संजय झा ने आज अपना मिशन पूरा कर लिया है। नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी छोड़ने हेतु मजबूर करने का षड्यंत्र पूरा हो गया है। दरअसल दोस्तों बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहा है, लेकिन महागठबंधन ने सीट बंटवारे को लेकर आखिरकार ऐलान कर दिया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे दोस्तों। यानी जेडीयू जो पिछली बार मात्र 40 के आसपास सीटें जीती है, उसको 101 सीटें लड़ने को दिया जा रहा है, जबकि बीजेपी 77 सीटें जीती थी तो उसको 101 सीटें ही लड़ने को दी जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ जबरदस्त खेला कर दिया दोस्तों। नीतीश कुमार की पार्टी को 101 सीटें लड़ने के लिए दी जा रही है, लेकिन चिराग पासवान को 29 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दिया जा रहा है। यानी यूं कह सकते हैं कि बीजेपी टोटल 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि चिराग पासवान का मतलब बीजेपी होता है और बाकी जो दो नेता है उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे जो नेता है जीतन राम मांझी, वो भी 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे। तो 12 सीटें उनकी, 29 सीटें चिराग पासवान की और 101 बीजेपी की। तो टोटल भारतीय जनता पार्टी 142 सीटों पर इनडायरेक्ट तरीके से चुनाव लड़ रही है दोस्तों और बीजेपी पूरी तरीके से अब जनता दल यूनाइटेड को साइडलाइन करने में लग गई है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि संजय झा ने जनता दल यूनाइटेड के अंदर नीतीश कुमार के खिलाफ एक जबरदस्त खेला कर दिया है और नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने का पूरा षड्यंत्र इस बार सफल होगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर
सीट बंटवारे को लेकर एनडीए गठबंधन वाले जश्न मनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। एनडीए गठबंधन की ओर से सोशल मीडिया पर सबने बताया कि 101, 29, 6 के आंकड़े के हिसाब से सीट बंटवारा हुआ है। लेकिन अब जीतन राम मांझी से मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि आप तो 20 सीटों की डिमांड कर रहे थे, फिर आप कह रहे थे कि वो 15 सीटें लेंगे और 15 सीटों से नीचे नहीं उतरेंगे, लेकिन अब तो आपको केवल 6 सीटें दी गई है, यानी सही से 8 सीटें भी नहीं दी गई। अगर 8 सीटें भी दी गई होती तो 8 की 8 जीतकर उम्मीद इस बात की रहती कि हो सकता है कि हम पार्टी राज्य का दर्जा प्राप्त कर ले, राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त कर ले। लेकिन उनको 8 सीटें तो दूर की बात दोस्तों, 7 की चर्चा चल रही थी, वो भी नहीं मिली, 6 ही सीटें दी गई है। और उपेंद्र कुशवाहा को भी कुल 6 सीटें दी गई है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का तो ना तो सांसद है, ना विधायक है, ना मंत्री है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को फिर भी 6 सीटें दी गई है और मांझी को 6 सीटें दी गई है। जबकि खुद मांझी केंद्र सरकार में मंत्री है, उनका बेटा राज्य सरकार में मंत्री है और उनके एक आध दो विधायक भी हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जीतन राम मांझी के साथ में एक जबरदस्त तरीके का खेला हुआ है दोस्तों, उनके साथ मोए मोए हुआ है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में जीतन राम मांझी से जब यह पूछा गया कि आप बताइए कि आपको तो केवल 6 सीटें दी गई, तो वो कहते हैं कि हमको काफी कम करके आंका गया है, इसीलिए हम लोगों को केवल 6 सीट दिया गया। इसका खामियाजा एनडीए गठबंधन को भुगतने को मिलेगा। चुनाव में ये लोग खामियाजा जरूर भुगतेंगे, यानी बद्दुआएं देने लगे जीतन राम मांझी की एनडीए गठबंधन बुरी तरीके से चुनाव हारेगा। अगर आप भी मानते हैं कि जीतन राम मांझी कोशिश तो कर रहे थे कि उनको और ज्यादा जनता का समर्थन मिले और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से इनके साथ मोए मोए कर दिया है दोस्तों। और अब जीतन राम मांझी अगर ये बोल रहे हैं कि एनडीए गठबंधन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो इसका साफ मतलब है कि अब वो इस बात को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन बुरी स्थिति में जाने वाली है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। हो सकता है कि सीबीआई और ईडी के डर से बीजेपी और एनडीए गठबंधन छोड़ना ना चाह रहे हो, लेकिन जो दिल में सच्चाई है वो जुबान पर आ गई है और वो एनडीए गठबंधन वालों को बता रहे हैं कि आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पूर्व सांसद की ज्वाइनिंग टल गई है दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के शामिल होने को लेकर चर्चा चल रही थी। खबर के अनुसार बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह आरजेडी में आज या कल में शामिल होंगे दोस्तों। तेजस्वी यादव और लालू यादव अभी दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली से वापसी के वक्त इंडिया गठबंधन सीटों का बंटवारा कर लेगा और सूरजभान सिंह राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो जाएंगे। यानी इसका मतलब आरएलजेपी पार्टी यानी चिराग पासवान के चाचा की पार्टी में अब कुछ खास दबदबा बचा नहीं है दोस्तों। सूरजभान सिंह थे तो उम्मीद था कि कुछ सीटें जीत सकते हैं, तो अब इंडिया गठबंधन में सूरजभान सिंह को कुछ सीटों पर चुनाव लड़वाया जा सकता है दोस्तों। तो इसीलिए अब चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के लिए कुछ खास बचा नहीं है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहली सूची जारी कर दी है दोस्तों, जिसमें 16 जिलों के 32 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने संयुक्त रूप से सूची जारी की है। पहली सूची के अनुसार पार्टी किशनगंज जिले के बहादुरगंज, ठाकुरगंज और कोचा धामन के साथ साथ किशनगंज विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। पूर्णिया जिले के आमोर, बायसी और कस्बा सीट पर भी एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। कटिहार जिले के बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी और बरारी और कदवा की सीट पर भी एआईएमआईएम के लोग मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा अररिया के जोकीहाट और अररिया की गया की शेर घाटी के साथ साथ बेला और मोतिहारी की ढाका और नरकटिया तथा नवादा शहर की सीट पर चुनावी मैदान में उनके कार्यकर्ता नेता उतरेंगे दोस्तों। दरभंगा जिले के गोरा, बैराम और समस्तीपुर की कल्याणपुर, सीतामढ़ी और बाजपट्टी की सीट पर मैदान में उतरेंगे उनके कार्यकर्ता। एआईएमआईएम के कार्यकर्ता मधुबनी के बिस्फी, वैशाली के महुआ और गोपालगंज की वैशाली विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। तो जबरदस्त तरीके का संघर्ष देखने को मिलेगा दोस्तों। एआईएमआईएम कई सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के वोट काटेगी, हालांकि किस स्तर तक कटेंगे वोट एक बड़ा सवाल रहेगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे ने सीएम सीतारमैया सिद्धरमैया को पत्र लिखकर मांग की है कि सरकारी जगह पर आरएसएस के कार्यक्रम को अनुमति ना दी जाए। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे ने आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोला है और आरएसएस के किसी भी तरीके के कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए यह पत्र अपनी ही सरकार के लोगों को लिखा गया है दोस्तों। जिस तरीके का मामला केरला में सामने आया है, कहीं ना कहीं आरएसएस के ऊपर बैन लगाने की मांग और ज्यादा तेज देखने को मिलेगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पूरे देश भर के अंदर ये प्रोग्राम चलना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि किस किस तरीके के बड़े कांड आरएसएस के कैंप के अंदर हो रहे हैं, जो गंभीर आरोप लगाए गए दोस्तों उसके अनुसार, हालांकि जांच पड़ताल में सारी बातें खुलकर सामने आएगी, लेकिन आरोप लगाने वाले ने अगर जान दे दी है तो कहीं ना कहीं यह मामला काफी गंभीर है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे के द्वारा लिखे गए पत्र के बारे में भी लिखेगा दोस्तों। इसी के साथ में सिवान के मैरवा प्रखंड स्थित भवनौली पंचायत के वार्ड नंबर 11 की दलित बस्ती में ग्रामीणों की सड़क नहीं बनने के कारण वोट बहिष्कार की धमकी अब काफी ज्यादा चर्चा
चर्चा में है दोस्तों। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से उनकी बस्ती में सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, इसीलिए वो वोटों का बहिष्कार करेंगे। अगर सड़क नहीं बना तो बहिष्कार इसी तरीके से जारी रहेगा। अब देखना है कि कौन कौन सी पार्टी के लोग ग्रामीणों से मुलाकात करके उनकी समस्या को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं एकदम सही तरीका है, वोटों के बीच में नेताओं को धमकी देंगे तभी जाकर सड़कें बन सकती है, तो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन जारी है। कांग्रेस की नाराजगी की खबर के बीच में लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर लालू यादव ने कहा कि बातचीत चल रही है। दिल्ली आने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अदालत ने बुलाया है, इसलिए हम लोग आए हैं। सीट शेयरिंग और राहुल गांधी से मुलाकात से जुड़े सवालों को टालते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने बुलाया था, इसीलिए हम लोग कोर्ट में पेश होने के लिए आए हैं। हालांकि सबको पता है दोस्तों कि सारे वरिष्ठ नेता अभी दिल्ली में मौजूद है। राहुल गांधी से ही मुलाकात तेजस्वी यादव लालू यादव जी की होने वाली है और वीआईपी पार्टी के नेता भी यहां पर मौजूद है। मुकेश सहनी भी दिल्ली में है दोस्तों, तो सारे नेता बैठकर आखिरकार चर्चा करने वाले हैं, लेकिन खुलकर नहीं बोला जा सकता कि किस बात को लेकर यहां दिल्ली आए हैं, क्योंकि सबको पता है कि महागठबंधन में सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, दो राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू और कश्मीर के राज्यसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दोस्तों, इस लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नाम है। भगवा पार्टी ने गुलाम मोहम्मद मीर और राकेश महाजन सतपाल शर्मा को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 4 सीटों के लिए चुनाव के लिए 3 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की है। दोस्तों, विधानसभा में अपनी संख्या के आधार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर मौका मिल सकता है अपने उम्मीदवार को जिताने का। लेकिन बीजेपी ने 3 कैंडिडेट के नाम की घोषणा की है दोस्तों, जिससे चुनाव और दिलचस्प हो गया है। बता दें कि इस बात की संभावना है कि अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाने के लिए अन्य दलों के विधायकों को लुभाने की भी कोशिश की जाए, यानी पैसे का खेल भी खेला जा सकता है दोस्तों। वरना तो सबको पता है कि इक्वेशन क्या है, फिर बीजेपी एक के बदले 3 उम्मीदवार क्यों उतार रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि दूसरे पार्टी के विधायकों को तोड़ने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। दो राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझकर राज्यसभा के चुनाव में खुल्लम खुल्ला इस तरीके की हरकतें करते हैं, जिस चुनाव में सबको पता होता है कि किस पार्टी के पास कितने राज्यसभा के उम्मीदवारों को जिताने की क्षमता है, यह दुनिया के सामने है। इसके बावजूद एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतारकर पैसे का खेल कई जगह पर खेला गया है, इसीलिए भाजपा पर गंभीर सवाल उठते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में हिंदू आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया। दोस्तों, इस सभा में भाषण देते वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार गुट के विधायक संग्राम जगताप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वालों से भी 2 कदम आगे निकल गए। दोस्तों, यहां पर अजीत पवार गुट के विधायक संग्राम कहते हैं कि हिंदू समाज के लोगों से अपील करते हुए कि मैं आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि आप सभी लोग दिवाली के वक्त में हिंदू व्यक्ति की दुकान से ही वस्तु खरीदे, ताकि सारा नफा सिर्फ हिंदू व्यापारियों को मिले। संग्राम जगताप एनसीपी का नेता है दोस्तों, विधायक है और उसकी मानसिकता भाजपा शिवसेना वाली है। इससे पता चलता है कि एनसीपी पार्टी तोड़कर ले गए अजीत पवार, लेकिन अपनी पूरी पार्टी की विचारधारा को भी उन्होंने आरएसएस और भाजपा की विचारधारा में तब्दील कर डाला। यानी अब वो एनसीपी जो अजीत पवार के पास है वो नहीं है, यानी जो पहले एक सेकुलर अजीत पवार की पार्टी हुआ करती थी, अब वो पूरी तरीके से एक कम्युनल पार्टी बन चुकी है दोस्तों। और इस तरीके की बातें कर रहे हैं खुलेआम हिंदू समाज के लोगों को। त्योहार के मौके पर केवल हिंदू समाज के लोगों से ही, दुकानदारों से ही सामान खरीदने की हिदायत दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जिस दौर में इन्होंने भाजपा का हाथ थामा, उसी दौर में लोगों को समझ जाना चाहिए था कि इनकी विचारधारा में क्या तब्दीली आ गई है। इसके बावजूद कुछ मुस्लिम नेता अभी भी अजीत पवार को समर्थन करते हैं। उनके लिए यह क्लियर कट मैसेज है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा अगर आप भी मानते हैं कि किसी पार्टी का सिंबल ले जाने से उस पार्टी की पुरानी विचारधारा साथ में लेकर जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और अजीत पवार के पलटने के बाद कह सकते हैं कि उनकी विचारधारा भी पलट चुकी है, वो पूरी तरीके से भाजपाई और आरएसएस की पार्टी बन चुकी है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। जो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठियों को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने शाह के बयान को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश करार देते हुए तीखा हमला बोला। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी दुष्प्रचार और ध्रुवीकरण के लिए 2 स्वदेशी विनाशक हथियार इस्तेमाल कर रही है। बयान जयराम रमेश का है दोस्तों, यानी भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करती है और ध्रुवीकरण करती है। दरअसल पूरा मामला अमित शाह से जुड़ा हुआ है, जहां पर अमित शाह ने बीते शुक्रवार को एक ट्वीट करते हुए
मुस्लिम समाज के लोगों की आबादी को लेकर एक दावा किया था कि मुस्लिम समाज के लोगों की आबादी 24% हो गई है, जबकि ऐसा कहीं कोई आंकड़ा नहीं था दोस्तों। हालांकि बाद में अमित शाह को अपने पोस्ट को डिलीट करना पड़ा, उसे करेक्ट करते हुए एक दूसरी जानकारी दी गई दोस्तों। और अब जो जानकारी है उसके अनुसार अमित शाह ने जो दावा किया था वो मुस्लिम समाज के लोगों की टोटल ग्रोथ रेट है दोस्तों, ना कि टोटल अभी तक की जो आबादी हो गई है, ऐसा कुछ है। तो कुल मिलाकर अमित शाह जो दावा कर रहे थे उस पर तुरंत पलट गए। इसके बाद आईटी सेल वाले लोग अमित शाह के दावे का समर्थन करने लगे दोस्तों, और कहीं ना कहीं कई सारे पोस्ट कर दिए गए इस बीच में, और उल्टी सीधी बातें जमकर बोली गई। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह जो गृह मंत्री है उनके पोस्ट से अगर ऐसी बातें बोली जाएगी, झूठी खबर फैलाई जाएगी और बाद में दोबारा से उसको करेक्ट किया जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं आईटी सेल वाले जो माहौल बनाने में लगे रहते हैं दोस्तों, उसको मदद मिल जाती है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर इंदौर में कांग्रेस पार्टी की महिला पार्षद रुबीना इकबाल ने कहा कि मुसलमान भारत छोड़कर नहीं जाएंगे बल्कि तुम्हारी छाती पर मूंग दलेंगे। यानी दोस्तों जो दावा किया जाता है कि मुस्लिम समाज के लोगों को आजादी के टाइम में, बंटवारे के टाइम में दूसरी जगह चला जाना चाहिए था, पाकिस्तान चला जाना चाहिए था, और इस तरीके की बातें आप लोग जानते हैं कि किन संगठनों की ओर से बोला जाता है दोस्तों। उसको करारा जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी की पार्षद रुबीना खान ने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि भारत मुस्लिम समाज के लोगों का भी है और इसीलिए तुम्हारी छाती पर मूंग दलेंगे, यानी कहीं जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि आजादी की लड़ाई में सभी लोगों ने अपनी जान गंवाई है और सभी समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर उन्होंने भारत को आजाद देश बनाया, और इसीलिए भारत पर सभी लोगों का अधिकार है, सभी उन लोगों का अधिकार है जिनके पूर्वजों ने भारत के लिए लड़ाई लड़ी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भारत सभी उन व्यक्तियों का है जिनका जन्म भारत में हुआ है और जो भारत को अपनी भूमि मानते हैं, मातृ वतन मानते हैं, और इसीलिए कुछ छुटपुंजी नेताओं के द्वारा अगर ये बोला जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ, नेपाल चले जाओ, तो उन लोगों को सबसे पहले टिकट बुक कराकर इन देशों में चले जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि दूसरे का टिकट काटने वालों को पहले खुद का टिकट कटवाकर पाकिस्तान या नेपाल निकल लेना चाहिए, तो दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश पहुंची है दोस्तों। सोनिया गांधी आज हिमाचल प्रदेश में पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। सोनिया गांधी जी के स्वागत के लिए खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद थे दोस्तों। हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ में वीरभद्र सिंह के परिवार के लोग भी मौजूद थे, और ऐसे में मूर्ति के अनावरण के बाद एक मैसेज देना चाहती है कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस को कि वीरभद्र सिंह हमारी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, उनकी मूर्ति सभी जगह लगनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पहचान वीरभद्र सिंह हुआ करते थे दोस्तों, और ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस मूर्ति के अनावरण के मौके पर मौजूद रहेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर आरएलजेपी पार्टी यानी चिराग पासवान के चाचा की पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आएगी दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार आरएलजेपी पार्टी ने कहा है कि महागठबंधन में उनको केवल 4 सीटें मिल रही थी, जो उनके लिए पूरी नहीं है, सही नहीं है। इसीलिए अब आरएलजेपी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी पार्टी के साथ में संपर्क कर रही है, और पशुपति पारस के आवास पर आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें एआईएमआईएम का गठबंधन हो सकता है आजाद समाज पार्टी के साथ में, और आरएलजेपी पार्टी भी उसमें शामिल हो सकती है। देखते हैं दोस्तों क्या अपडेट सामने आती है, क्योंकि चर्चाएं अभी लगातार चल रही है, लेकिन चर्चा किस तरीके से एक गठबंधन में तब्दील होगा ये एक बड़ा सवाल है। पिछली बार जब बीएसपी, एआईएमआईएम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने गठबंधन किया था, तो उन्होंने कई सारी सीटों पर दोनों गठबंधन को नुकसान पहुंचाया था, ज्यादातर तो इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ था। साथ साथ दोस्तों चकाई में एनडीए और महागठबंधन में घमासान जारी है। निर्दलीय नेता चुनाव लड़ने को तैयार है। जमुई जिले के चकाई विधानसभा सीट से आगामी चुनाव के लिए टिकटों को लेकर सरगर्मियां तेज है। एनडीए खेमे से पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद, मौजूदा निर्दलीय विधायक सह मंत्री सुमित सिंह और पूर्व प्रत्याशी संजय मंडल, समाजवादी और समाज सेवी चंदन सिंह अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। विपक्षी महागठबंधन में भी स्थिति अभी संघर्षपूर्ण ही है। पूर्व विधायक सावित्री देवी, जेडीयू के एमएलसी की पत्नी मालती सिंह और पूर्व प्रत्याशी पृथ्वीराज हेम्ब्रम को चुनाव का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। उन सभी लोगों के बीच में जबरदस्त तरीके का संघर्ष जारी है। इसका मतलब इतनी जल्दी कुछ भी शॉर्ट आउट नहीं होगा दोस्तों, मामला काफी आगे बढ़ने वाला है, और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ बड़े घोषणाएं की जाएगी और पता चलेगा कि कौन कौन सी सीट पर किस किस पार्टी का बागी नेता मैदान में उतरा हुआ है दोस्तों। और बागी तो होंगे ही इस बार चुनाव में, बागी एक बड़ा फैक्टर होंगे, बल्कि तीसरा मोर्चा के साथ साथ बागी उम्मीदवार जितने वोट काटेंगे उससे डिसाइड होगा कि आखिर चुनाव किस दिशा में आगे बढ़ा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार के नवादा से आरजेडी के विधायक विभा देवी और राजौली से प्रकाश वीर ने विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस कदम के बाद बिहार की राजनीति में हलचलें हैं। ऐसी अटकलें हैं कि दोनों विधायक जनता दल यूनाइटेड में शामिल होंगे और टिकट मिलने पर चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों विधायक के इस फैसले को आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। विभा देवी नवादा से विधायक है और प्रमुख राजनेता राजबल्लभ प्रसाद यादव की पत्नी है दोस्तों। वहीं पर प्रकाश और वीर
राजौली से विधायक भी है, उनकी स्थानीय स्तर पर अच्छी खासी पकड़ है। तो अब हर पार्टी के कुछ नेता हैं जो या तो बगावत कर रहे हैं या फिर अपने परिवार के लोगों को चुनाव लड़वाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं और इस कारण उनको पार्टियों से भी अपने आप को अलग करना पड़ रहा है और कोशिश करनी पड़ रही है कि वो दबाव बनाए अपनी पार्टी पर ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको जीतने के लिए मिले। साथ साथ दोस्तों महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चा को लेकर अब मुकेश सहनी का बयान आया है। दोस्तों पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ है, इसलिए हम दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि सभी डॉक्टर वहीं पर मौजूद है, वहीं पर उपचार होगा और हम लोग गठबंधन को स्वस्थ करके वापस लौटेंगे। यानी मांग यह है दोस्तों कि मुकेश सहनी चाहते हैं कि इस बात का अनाउंसमेंट हो कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का पोस्ट दिया जाए और उप मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर मुकेश सहनी लगातार दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि मुकेश सहनी के उप मुख्यमंत्री पोस्ट पर घोषणा को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी एग्री नहीं कर रही है और यहीं पर पूरा पेज फंसा हुआ है। देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है दोस्तों। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी पर जो दबाव बनाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पोस्ट पर लोगों के नाम घोषित किए जाए, तो कहीं ना कहीं इस पर अब कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है कि अगर घोषणा कर दी तो फिर उसी व्यक्ति को बनाना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा और दबाव बनाकर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखेगा जरूर। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।